हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सभी को मैं आदर्श पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जी, आप लोग ने मेरे को CAA के वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और अगर जिन लोगों ने अभी तक CAA की वीडियो नहीं देखी है, देख लीजिए। काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें आपको कंटेंट समझाए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो आने वाली हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, आज आप लोग सोच रहे होंगे किस बारे में वीडियो है। तो DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। CAA के बारे में मैंने आपको कब से योजना लागू हुई, कब सरकार में पास हुई, सब कुछ डिटेल से मैंने बताया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर थोड़ा सा बेसिक DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएं। तो DPSP का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कंटेंट बहुत ज़्यादा था तो मुझे थोड़ा नोट्स भी बनाना पड़ता है। एंड मैं अभी स्टडी करता हूँ, काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करता हूँ। आई होप आप लोग भी करें। और जो लोग मतलब गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पर उनके पास फीस पे करने के पैसे नहीं है, तो एग्जामपुर के आदि विवेक सर ने नई अनाउंसमेंट की है। आज 13 सितंबर है। वो उधर कैलेंडर था मेरा, इसीलिए मैंने वहां देखा। 13 सितंबर है, आज ही 11 बजे की एक न्यू वीडियो आई है एग्जामपुर पे। जाइए एग्जामपुर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। एग्जामपुर के टोटल 8 या 10 चैनल है। तो आपको जिस भी जॉब पे, बैंकिंग में, जिसमें भी करना है, आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री और बहुत ही अच्छा पढ़ाते, रियली गुड गुड कंटेंट। मैं तो वहीं से सीखा हूँ थोड़ा बहुत। और बाकी मैं अपनी खुद से भी पर्सनली तैयारी करते रहता हूँ जो है। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो DPSP में बहुत सारे वो हैं जी, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला, DPSP के कार्य करने के लिए जो कदम उठाए गए थे। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। कारखाना अधिनियम, मतलब फैक्ट्रियों के अधिनियम एवं न्यूनतम मजदूरी, मतलब इतनी उन लोग को मजदूरी दी जाए कि एटलीस्ट उनके फुलफिल हो जाए, मतलब नॉर्मली जो कंडीशन है, बेसिक नीड्स है, उनकी पूरी हो जाए। वो है न्यूनतम मजदूरी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना, जमींदारी का उन्मूलन, भूमि सुधार, हदबंदी एवं सामान्य कार्यों के लिए सामान्य वेतन। जैसे कि सामान्य कार्य का सामान्य वेतन मतलब कि महिला अगर नौकरी करती तो भी सेम सैलरी, पुरुष मतलब जेंट्स अगर नौकरी करता है तो भी सेम सैलरी। ऐसा नहीं है कि पुलिस जॉब कर रहा है तो 20,000 रुपये, महिला के लिए तो 15,000। न सेम सेम जॉब सेम सैलरी। ओके, तो ये है। और इसमें महिला सशक्तिकरणों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के लिए पर्सनली एक बसें भी खुली हैं, मतलब बहुत सारी स्टेटों में खुल गई अब तो। और सशक्तिकरण में महिला आयोग 1090 पे फ़ोन कर सकते हैं वो लोग, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में 1090 कहीं पे भी हो। 100 तो ऑल, मतलब वो तो सबके लिए, सब भी कर सकते हैं। एंड इसी में एक जेंडर बजट भी लागू हुआ था 2005 एवं 2006 में। और DPSP में बहुत सारे संशोधन भी हुए थे। 42वां संशोधन, 44, 44वां संशोधन, 86, 86 संशोधन और 97वां संशोधन। ये सारे संशोधन हुए थे DPSP में। संशोधन के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो जी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और जो जो पॉलिटी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो लक्ष्मीकांत की बुक ले लें और अच्छे से पढ़ें। बुक बहुत ही मोटी है, बहुत ही हाई प्राइस की है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो आप बुक खरीदेगा, बाकी पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हो सके तो अच्छा कोचिंग में सीखिए, क्योंकि समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो बुक लेके उसमें कुछ आपको पता नहीं चलेगा। मैंने भी बुक खरीदी, मुझे नहीं पता चला, मैंने कोचिंग से सीखा, काफ़ी इंटरेस्टेड और अच्छे से बताया। तो चलिए फिर मैं आगे को बताता हूँ। सॉरी मैं ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ देता हूँ आपको, बट ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखना, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपके काम की चीज़ें बता रहा हूँ, कोई फालतू बात बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। चलिए फिर से। तो DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स, जब ये DPSP और फंडामेंटल राइट लागू हुआ तो DPSP के 4 चरण थे, मतलब 4 पार्ट थे टोटल। तो फर्स्ट पार्ट जो था 1950 से 1966 तक, तो फंडामेंटल राइट और DPSP। तो इसमें फंडामेंटल और DPSP को ज़्यादा वो दिया गया, मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ये वो। तो DPSP देखिए, वो ये है, ये सरकार के लिए बहुत ही अच्छा है DPSP। एंड हम आम आदमी, मतलब हम लोगों के लिए जीवन में फंडामेंटल राइट्स, मानव अधिकार बहुत ही अच्छा है, मतलब जरूरी है। तो 4 पार्ट थे, मैं आपको एक एक करके साल बता देता हूँ, फिर आपको आगे की डिटेल्स भी बताऊंगा काफ़ी अच्छे से।
तो द्वितीय चरण मतलब पार्ट 2 1967 से 1971 तक का था। गो गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य एक केस है, गोपालनाथ या बनाम पंजाब राज्य, आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा काफी अच्छे से। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे खाली केसेस बताते हैं, तो आप अगर सीरियस कैंडिडेट्स हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग देखिए सर्च करके अलग से अच्छे से वीडियो और समझिए। तो इसमें भी फंडामेंटल राइट्स को कम इंपॉर्टेंस दी गया डीपीएसपी के कंपेयर में। फिर थर्ड चरण है पार्ट 3 1972 से 1975 तक। इसी में थोड़ी सी बात हुई थी सीएए की, उस समय खाली बात हुई थी, लागू या कब करना वो सब कुछ बात नहीं हुई थी। सीएए का जो पूरा कंडक्ट है वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया, अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। पांडे जी मोटिवेशन में सेकंड नंबर है, अभी तो फर्स्ट नंबर पे ही होगा सीएए, और ये आज उसके बाद का ही दूसरा वीडियो। फोर्थ चरण मतलब फोर्थ पार्ट 1976 से 1980 इसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को एक बरोबर मतलब कहते हैं सेम सेम वैल्यू मतलब सेम रखा गया इन लोग को। तो इसी फोर्थ चरण में 42 वाला संविधान संशोधन भी हुआ, 42वां संविधान संशोधन, और यहीं से संविधान संशोधन हुए चालू हुए। मतलब पहले भी चलते थे, पर यहाँ से जो मैंने आपको बताया 42, 44, 86, 97 वो 1980 के बाद से चालू हुए जो भी संशोधन थे। और 1980 के बाद ना ऐसा कुछ नहीं, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट दोनों को इक्वली दिया गया, इक्वली बांट मतलब इक्वली वो है पावर। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, पहले होता था डीपीएसपी को ज्यादा पावर, फंडामेंटल राइट्स को कम पावरफुल। उस समय क्या लोगों के पास इतना वो नहीं था, एजुकेशन नहीं था बाकी, और जो था भी तो लोग मतलब कहते हैं ज्यादा कंपटीशन नहीं था, इसलिए लोगों को ज्यादा पता नहीं चलता था। अभी लोग गांव से भी शहर से भी हर जगह से लोग एकदम इम्पोर्टेंस हो चुके हैं, एकदम पढ़ लिख के एकदम जागरूक हो चुके हैं। तो चलिए फिर फंडामेंटल राइट्स की भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, फिर काफी अच्छे से एक स्टोरी बताता हूँ जो आपको महिला सशक्तिकरण की जो मैंने बात की थी छोटी सी, उसमें एक मैं स्टोरी भी बताऊंगा आपको। फंडामेंटल राइट्स मानव अधिकार 51A आर्टिकल 51A। तो स्वर्ण से सम्मति 42 संविधान संशोधन हुआ था इसमें राइट्स एंड ड्यूटी को इक्वली बांटा गया, जैसे राइट्स है तो ड्यूटी है, समझ गए। एफडीआई फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी बनाने अथवा उनका उल्लंघन की दशा एवं दंड का प्रावधान निर्धारित करने के लिए किसको बोला जाएगा, मतलब निर्धारित कौन करेगा, तो निर्धारित करेगा हमारा संसद। ओके इसमें प्राकृतिक पर्यावरण, झील, वन एवं नदी, वन्य जीव एवं संरक्षण सभी की आपको सुरक्षा करनी है फंडामेंटल राइट्स के तहत, वो मानव अधिकार के तहत आपको। और वैज्ञानिक के दृष्टिकोण एवं मानववाद ज्ञान सर्जन तथा सुधारों की भावनाओं को निकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की सभी श्रेणियों में उत्कर्ष है। तो चलिए फिर मैं फंडामेंटल राइट्स और पीपीएसपी ये भाग 4 में दिया गया आप लोग के, एंड 36 से 51 है जिसको एकदम ही अच्छे से पूरा कंटेंट पढ़ना है। पूरा कंटेंट ये बहुत टाइम लग जाएगा, और मेरे पास अभी उतनी सुविधा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड हो या क्या है, मैं आपको एक पीडीएफ बना के अच्छे से उसमें समझा सकूं, उतना अभी बजट नहीं है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने भी कमेंट किया कि सर आप एक यूट्यूब पे माइक खरीद लीजिए। जी एकदम अभी जी उसको हम लोग एकदम खरीदेंगे और आपको साउंड क्वालिटी नेक्स्ट टाइम से अच्छी मिलेगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके तो चलिए मैं भाग 4 में 36 से 51 आर्टिकल है, आप अच्छे से पढ़ लेना अगर जिसको ज्यादा कंटेंट है। और यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने अच्छे से समझाया, आप वो भी देख सकते हैं। ये वीडियो तो आपको ब्रीफ एक छोटा सा एक नॉलेज मिल जाए इसके लिए बना है। तो इसकी जो एक मुझे आर्टिकल लगा वो मैंने सोचा आप सभी को बताना चाहिए। 39 नंबर का आर्टिकल जो है उसमें ना उसमें 6 है, मतलब 39A B C D E F तक है। जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको ये पता होगा, जो नहीं जानते वो सुन लीजिए ABCDEF है क्या। ओके तो ए में है सबके लिए पर्याप्त संसाधन की उपलब्धता, और बी भौतिक संसाधनों का समानता पूर्वक वितरण, सी संपत्तियों का अहितकारी संकेंद्रण, डी सामान्य वेतन एवं सामान्य कार्य, मतलब सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, महिला करे तो भी सेम, अगर जेंट्स काम कर रहा है उसके लिए भी सेम, पोस्ट डजंट मैटर, कोई भी है इक्वल सैलरी मिलेगी। ई स्त्रियों के एवं वृद्धाओं के लिए सशक्तिकरण, एफ बच्चों का स्वतंत्र एवं मुक्त विकास होना चाहिए। मतलब अब देखिए जैसे
कोई स्टूडेंट है उसको बनना है क्रिकेटर, आपने बोल दिया नहीं बन तो सिंगर ये वो, तो ऐसे करेगा तो मुक्त विकास नहीं हो पाएगा, वो अच्छे से अपने फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सभी लोग अपने मतलब जो भी पेरेंट्स हैं, मैं तो अभी बच्चा हूँ मैं तो खुद, तो अभी जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा डांटते होते नहीं, जिस भी फील्ड में उनको आगे बढ़ना है तो उनको जाने दीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मैं अपने टॉपिक पे फिर से आता हूँ, जो सशक्तिकरण वाला, सशक्तिकरण एवं महिलाओं के लिए। तो उसमें मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आप सभी को, आई होप ये आप लोग को पसंद आए। और कहानी का ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ और बहुत सारे लोगों के साथ शायद हो चुकी हो, तो इससे आप 39 वाला जो आर्टिकल है वो काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो महिलाओं के लिए क्या था, एक स्पेशल बस चालू हुई, पिंक बस, उत्तर प्रदेश में, मतलब और भी राज्यों में 8 रूट पे चालू हुई है। अब 8 रूट में आपको बता नहीं सकता, जिसमें एक रूट में मैंने सफर किया हूँ, मैं आपको डिटेल आपको बताता हूँ। प्रयागराज से नहीं, लखनऊ से प्रयागराज और प्रयागराज से लखनऊ, बीच में जो भी स्टॉप आते हैं उन सभी पे रुकती काफ़ी अच्छी बस है। पिंक पिंक कलर की बस है, पूरी एयर कंडीशन एसी वाली। तो उसमें क्या था, ओनली फॉर महिलाएं खाली उसमें सफर कर सकती हैं। लखनऊ से जो प्रयागराज तक का किराया था वो 335 रुपये था, और प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, उसका पुराना नाम इलाहाबाद है और अभी प्रयागराज हो गया है। तो वो किराया था 335 रुपये, उसमें महिलाएं खाली सफर कर सकती। जैसे आपने फ्लाइट में जिन लोगों ने सफर किया होगा देखा होगा, सीट जैसे आप बैठे, आपके आगे वाली सीट के पास एक बटन होगा, वो बटन दबाएंगे तो इमरजेंसी लिखा होगा उस पर, जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप वो बटन दबा के बुला सकते हैं। तो बस में भी सेम बटन था। तो आप सोचेंगे बस में किस लिए था भाई, तो बस में इसलिए था, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आप वो बटन को दबाते हैं, आपकी बस जिस भी एरिया में होगी, बस में जीपीएस सिस्टम होगा, लाइव ट्रैकर होता है वो बस। आपकी बस लखनऊ से अगर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर चल गई और आपने किसी ने बटन दबा दिया, तुरंत 5 मिनट के अंदर वो जिस भी इलाके में वो आता होगा वहाँ की पुलिस पहुँच जाएगी। तो हम लोग एक बार सफ़र कर रहे थे मार्च 2019 में, मैं और मेरे दोस्त लोग। तो हम लोग लखनऊ पे खड़े थे, बहुत सारी बसें जा रही थी आ रही थी, बहुत सारी भरी हुई। तो अचानक से एक पिंक बस आई, सब लोगों का ध्यान उसी की तरफ चला गया। तो हम लोग, मैं और मेरे दोस्त दौड़ पड़े चढ़ने के लिए। तो जैसे चढ़े तुरंत महिला कंडक्टर थी, वो बोली सॉरी आप लोग नहीं जा सकते, ये महिला बस है। और हमने भी उतना मतलब जोश था, मतलब एक कहते हैं ना कि कौन देख रहा है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, हमने देखा लखनऊ से प्रयागराज जाएगी, सो के हम तुरंत दौड़ गए। जैसे सीढ़ी चढ़े, अंदर 10-12 महिलाएं बैठी थी और फिर हम लोग को कंडक्टर ने उतार दिया। हम लोग बोले ओके। पर बस जो थी वो हम लोग का जो मतलब एक कहते हैं ना, एक एकदम फुल एकदम क्लीन सीट और एसी एयर कंडीशन, मजा आता है, आपको पता ही ना चले गर्मी है कि ठंडी, मतलब एकदम आपको इंजॉयमेंट मिल जाए उस बस में। तो ऐसे ही हम लोग चले गए, तो हम लोग वापस उतर गए। फिर हम लोग मतलब दूसरी बस में जाने लग गए। फिर अप्रैल या मई 2019 में फिर क्या हुआ, जैसे उसमें 44 या 45 सीटें हैं, तो सारी सीटें महिलाएं बैठ के जाती नहीं थी, तो इसीलिए सरकार का होता था नुकसान। तो उन लोगों ने प्रावधान निकाल दिया कि एक रो, और जैसे ए रो और बी, जैसे 2 लाइनें होती लंबी लंबी सीटों की, तो एक लाइन में महिला पूरी बैठ जाए, अगर ज्यादा महिला है तो दूसरी लाइन का भी यूज कर सकती है, और जो सीट बची है उस पर पुरुष लोग बैठेंगे। तो हम लोग, उन लोग ने लिख दिया। और फिर जब मैं अप्रैल या मई में फिर से गया लखनऊ, तो मैंने देखा जिस कंडक्टर ने हमको मतलब बोला था आप लोग नीचे उतर जाइए, उसी ने बोला कि अब आप लोग सफर कर सकते हैं, सीटें खाली जा रही हैं। तो मैं और मेरे दोस्त लोग चढ़ गए। तो मैं जब टिकट कटा रहा था अपना, तो मैंने बोला मैडम ये बटन किस चीज़ का है, तो बोले कि ये इमरजेंसी बटन है, आप जब भी दबाएंगे तो यूपी पुलिस मतलब जो भी जिस भी इलाके में पहुंची होगी वो उधर की तुरंत पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाएगी। तो हम लोग बैठ गए एक लाइन में। अब हम ही लोगों में से जेंट्स में से किसी को रहा नहीं गया, उसने बटन दबा दिया, और बस हमारी पहुंची थी प्रतापगढ़ के आसपास। तो प्रतापगढ़ के आसपास जो बस हमारी पहुंची थी, तुरंत ही आप मानेंगे नहीं, तुरंत 2 बुलोरो भर के पुलिस आ गई और बोली कौन था। और एक बस की स्टार्टिंग में एक 10 इंच का स्क्रीन लगा होता है, उसमें दिखेगा कि किस सीट वालों ने ये बटन दबाई है। तुरंत पुलिस वाले आ गए, बोले क्यों भाई, किसको प्रॉब्लम है, क्या हो गया। तो फिर पुलिस ने बहुत ही डांटा, बोले कि तुम टाइम पास करोगे, यूपी पुलिस इतनी मतलब कहते हैं ना, एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए और पिंक बस महिलाओं के लिए, ये तो सरकार का नुकसान हो रहा था पैसा, इसलिए उसको उसमें जेंट्स की बैठने की अनुमति मिल गई। वरना वो बस अगर पूरी भरी होती ना तो कभी जेंट्स उसमें बैठ नहीं सकते थे। तो उसकी जो कंडक्टर वो भी महिला है, खाली एक ड्राइवर चलाता है, वो भी एकदम वेरीफाइड, कौन सा ड्राइवर है, कितने बजे ले जाएगा, कितने बजे पहुंचाएगा, उसकी क्या डिटेल है, सब कुछ वो लोग
पुलिस वेरिफिकेशन में भी होता है और बस की एजेंसियों के पास भी होता है। और महिला कंडक्टर कौन सी है, क्या है, सब कुछ एकदम होता है। अगर उस बस में किसी लड़के ने या किसी आदमी ने महिलाओं को छेड़ दिया तो बहुत ही तगड़ा केस बन जाता है, और फिर आप दोबारा मतलब बस में उस बस में तो बिल्कुल ही सफर नहीं कर सकते, ऐसा हो जाएगा। तो ये पार्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि जैसे आपने 39 में सुना महिला सशक्तिकरण, तो एक ये ब्रीफ पार्ट था। और भी 8 रूट पे पिंक बसें जाती हैं। तो एक थी मेरी कहानी जो मैंने मेरी जर्नी में मतलब की थी लखनऊ टू प्रयागराज। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो आप लोग भी कभी उस बस में बैठे इन फ्यूचर तो कभी बटन मत दबाना, मतलब दबाइएगा जब ऐसे लगे आपको कि सिचुएशन खराब है या हम कहीं फंस गए तो दबाइएगा। बाकी ऐसे मजाक मस्ती मत करना, नहीं तो यूपी पुलिस की बहुत डांट पड़ती है। और ये भी मत सोचना कि मैंने दबाया था। जी मैं एकदम ही अच्छा बच्चा हूँ, और मैंने पहले ही कंडक्टर से मतलब वो कंडक्टर वाली मैडम से पूछ लिया था कि किस लिए, तो मुझे तो मालूम चल गया। पर हमारे में से किसी माह से मतलब होगा कोई जेंट्स, अब इतने 2019 में अप्रैल या मई में सफर किए थे, अब तो मतलब 2020 एक साल हो गया, तो अब उस कितना याद रहे किसी को। तो यही सब थी पूरी कहानी। और जिन लोग को डीपीएसपी के बारे में आई होप मैंने आपको अच्छे समझाया क्या है। यही था डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। और भी कुछ आपको जानना हो तो मुझे बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और सॉरी अगर मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ तो आप कमेंट करेंगे, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए फिर मैं आदर्श पांडे मिलूंगा आपको किसी और नए यूट्यूब मतलब इसी चैनल पे मिलूंगा अभी तो। फिर नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग एकदम खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद। और फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। और मेरे लाइक कोई सजेशन हो तो आप जरूर देना। मैं उस सजेशन को आपको देखूंगा। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको पक्का आंसर बताऊं दूंगा। चलिए जय हिंद।